14 महीनों में दूसरी बार दिल्ली चुनावों की तरफ बढ़ रही है। इस मौके पर एबीपी न्यूज हर पार्टी को अपना घोषणा पत्र पेश करने का मंच दे रहा है। पेश है घोषणा पत्र। हमारा ये मानना है कि दिल्ली हमेशा से कर्मचारी और व्यापारी का शहर रहा है। यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज और फार्मर्स, एग्रीकल्चर दोनों नहीं है। यहाँ पे कर्मचारी और व्यापारी दोनों के दोनों रहते हैं। दिल्ली के अंदर पिछले दिनों में कंस्ट्रक्शन तेजी से, डेवलपमेंट तेजी से होने की वजह से एक बहुत बड़ा तबका, माइग्रेंट तबका दिल्ली में आकर के रहा है, जो कि अच्छे हालात में नहीं है। अगर दिल्ली के अंदर हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी सिर्फ बड़े बड़े फ्लाईओवर्स और मेट्रो और बसेस से नहीं बन सकती है। हम लोगों को इसके पीछे जाना पड़ेगा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज क्यों बनी? हमारे दिल्ली के अंदर आज भी 12% मकान खाली हैं सेंसस की फिगर्स के हिसाब से, और दिल्ली के अंदर 12% मकान खाली हैं, और दिल्ली के अंदर अभी भी लाखों लोग झुग्गियों के अंदर रहते हैं। क्यों? इसका मतलब यह है कि दिल्ली के अंदर लैंड अलॉटमेंट इक्विटेबल नहीं रही है। बहुत लोग हाई राइज के खिलाफ हैं। मेरा यह मानना है कि सिटी कॉम्पैक्ट हो, हाई राइज हो, तो एनर्जी एफिशिएंट होती है। अगर आपने स्लम्स को अगर रिहैबिलिटेट करना है तो उसी जगह के ऊपर जब तक आप उनको वापस वहीं पे नहीं बसाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहीं के वहीं जहां काम कर रहे हैं नहीं देंगे, जब तक कि वो लोग रीसेटल नहीं हो पाएंगे। और कुछ हो या ना हो, देश की राजनीति के थोड़े थोड़े नियम तो बदलने हम लोगों ने चालू किए, आम आदमी पार्टी ने चालू किए, और वही सपना लेके हम लोगों ने आम आदमी पार्टी शुरू की थी। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि येन केन प्रकारेन साम दाम दंड भेद करके हमें किसी भी तरह से सत्ता हासिल करनी है। हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। और जो पिछला चुनाव था, जो पहला चुनाव था दिल्ली की विधानसभा का, उसमें उस दिशा में एक ठोस शुरुआत हुई। हमारे देश के अंदर लोग मान चुके थे कि गुंडागर्दी के बिना, काले धन के बिना पैसे चुनाव जीते नहीं जा सकते। पहली बार हम लोगों ने दिखाया कि कम पैसे में, ईमानदार पैसे में और पारदर्शिता के साथ चुनाव लड़े भी जा सकते हैं, चुनाव जीते भी जा सकते हैं। दूसरा, एक धारणा रहती थी कि चुनाव में तो केवल क्रिमिनल्स ही जीत सकते हैं, केवल गुंडे ही जीत सकते हैं, केवल गलत लोग ही जीत सकते हैं। वो भी धारणा बदली। हम लोगों ने 3 चीज़ें नॉन नेगोशिएबल रखी, 3C: कैरेक्टर, करप्शन और क्राइम। अगर किसी का कोई क्रिमिनल आदमी है, किसी का कैरेक्टर खराब है, कोई करप्शन के चार्जेस हैं, उसको टिकट नहीं दिया। तो अच्छे लोगों को टिकट दिया, वो लड़े और वो जीते। तो एक लोगों का ईमानदार राजनीति के अंदर भरोसा बना कि ईमानदार राजनीति हो सकती है। ये एक नई शुरुआत है इस देश के अंदर। दिल्ली में किस प्रकार का प्रशासन होना चाहिए, दिल्ली में किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था होनी चाहिए, दिल्ली में किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, दिल्ली में किस प्रकार के स्कूल होने चाहिए। दिल्ली में आज भी नर्सरी के एडमिशन के लिए जो अभिभावकों का हाल होता है वो शायद हम सब लोगों को मालूम है। दिल्ली के अस्पताल अपने आप में बीमार हैं। दिल्ली की सारी व्यवस्थाएं क्या वर्ल्ड क्लास हैं? हम पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, जब हम तुलना करते हैं दिल्ली का तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि दिल्ली जैसी होनी चाहिए वो दिल्ली वैसी नहीं है। लेकिन दिल्ली हमारे सबके सपनों में बसी हुई है। दिल्ली को हमको शानदार बनाना है, दिल्ली को हमको स्मार्ट सिटी बनाना है, दिल्ली को इन्वर्टर फ्री करना है, दिल्ली को जनरेटर फ्री करना है, दिल्ली को पूरी तरह से ई गवर्नेंस पर लेकर के आना है। 49 दिन की जो सरकार थी उसने भी कई चीज़ें पहली बार की। 49 दिन वैसे तो कुछ भी नहीं होते, 49 दिन तो बस ऐसे ही शुरू होते हैं और ऐसे ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन पहली बार देश के अंदर आज हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि रिश्वतखोरी दिल्ली के अंदर बंद कर दी थी उन दिनों में। 49 दिन में लोगों के काम होने लगे थे, बिना पैसे के काम होने लगे थे। डर गए थे लोग कि रिश्वत नहीं लेंगे, अब केजरीवाल की सरकार आ गई है, पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे। लोगों ने रिश्वत लेनी बंद कर दी थी, ये हमारे कट्टर विरोधी भी मानते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे टाइम में 49 दिनों में महंगाई बहुत कम हुई थी। हमने बिजली के रेट आधे कर दिए थे, पानी पूरे दिल्ली के लिए मुफ्त कर दिया था, सीएनजी घटा के 50 रुपये से 35 रुपये कर दी थी। हमारे टाइम में गोभी, सेम टाइम है, यही जनवरी का महीना था पिछले साल जब हमारी सरकार थी, 8 रुपये किलो गोभी मिला करती थी, आज 60 रुपये किलो गोभी मिल रही है।
गाजर 10 रुपए किलो मिला करती थी, आज 40 रुपए किलो गाजर मिल रही है। तो कितना कंट्रोल किया था हमने महंगाई के ऊपर भी। तो आज दिल्ली की सारी जनता उसको याद कर रही है, 49 दिनों को याद कर रही है। दिल्ली अराजक तत्वों के हाथ में तो नहीं चला जाएगा। एक लंबी शहादत लगती है, एक पीढ़ियों की शहादत लगती है किसी पार्टी को खड़ा होने में। कोई चोरी की गई पार्टी, चुरा कर बनी पार्टी, श्रद्धा किसी की, पार्टी किसी ने बना ली। हम इसलिए जनता को आगाह भी करना चाहेंगे कि ये अराजकता के हाथ में दिल्ली न जाए, दिल्ली किसी ऐसे हाथ में न चला जाए जो धरना से लेकर प्रदर्शन में विश्वास रखता हो, विकास से दूर जिसकी गति हो, जिसको जनता ने मौका दिया अनैतिकता के संबंधों के आधार पर भी कि मैं बच्चों की कसम खाकर कहता हूं कि मैं समर्थन नहीं लूंगा कांग्रेस की, उसके बाद वो समर्थन लेकर बनाना, उसके बाद मुंगेरी लाल के सपने देखना और यहां से जंप मारना बनारस कि मैं पीएम बन जाऊंगा, फिर वहां पे वादा करना कि मैं यहीं का बन के रहूंगा, फिर वहां हार गए। तो ये सब चीजें राजनीति में, राजनीति एक गंभीर विषय है, समाज के दर्द को देखने का विषय है, समाज की सेवा करने का विषय है। और इसलिए हम लोगों ने अपना दायित्व, ये हमारा दायित्व है, ये राजनीतिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, सांस्कृतिक धर्म है, दलीय धर्म है कि हम जनता को आगाह करें। और इसी नाते इस दिल्ली के चुनाव में हम उतरे हैं। हाँ, कहेंगे दोनों से लड़ाई है, लेकिन ज्यादा लड़ाई किससे? वोट तो आपका आम आदमी पार्टी ले गई। ईश्वर और प्रभु और अल्लाह से यही प्रार्थना दरख्वास्त करता हूं कि इनको इसी गलतफहमी नहीं खुशफहमी के शिकार ये रहे। और 2013 के नतीजों ने हमें बहुत बड़ा झटका हमारे को दिया, जब हम खुशफहमी के इसी प्रकार से शिकार थे। कोई आम आदमी पार्टी को 2, 3, 4 सीट देता था, ये अपना सर्वे निकाल करके लोगों को कन्विंस करने की इनको जरूरत पड़ती थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की लड़ाई किससे है। हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारी लड़ाई हमारे विधायक लड़ रहे हैं जो लगातार चुन चुन कर जनता के बीच में कार्य और जनता के बीच में रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई के अंदर हमारे पुराने पूर्व विधायक हमारे चुनाव जीतेंगे। जहां तक कि स्टेट को डायरेक्शन देने की बात है, वहां पर मैं भी बता रहा हूं कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, हमारी आगे क्या सोच है। पानी और बिजली के दाम कैसे कम करेंगे आप, और कोई आपके पास ब्लूप्रिंट है? और फिर आगे आपने ये भी कहा सब्जी, तेल, आटे दाल के भी दाम कम करूंगा। देश की इकोनॉमी से दिल्ली की इकोनॉमी क्या अलग है क्या? कांग्रेस के टाइम में ऑन एन एवरेज 200 वैट की रेड हुआ करती थी हर महीने दिल्ली में व्यापारियों के ऊपर। आजकल उसी रेंज में 200-250 के बीच में रेड हो रही हैं इन दिनों में। रेड में क्या होता है, ऑफिसर्स जाते हैं, सामान फेंकते हैं उसका इधर उधर, फिर बिठा लेते हैं, कहते बैठ जा, देख टैक्स देने की तो जरूरत है नहीं। मेरे को बताया गया 15 से 25 लाख रुपए रेट चल रहा है वैट की रेट में, मेरे को 15 लाख रुपए दे दे, मैं तेरा संभाल लूंगा। और वो आ जाते हैं, वो ये नहीं बताते कि टैक्स। सर मैं कि देश में, इस दिल्ली में आप पानी मुफ्त कैसे करेंगे? उसी पे तो आ रहा हूं सर। अब हम लोगों ने 49 दिन में दिल्ली में एक भी वैट की रेड नहीं की। जब मैंने वैट कमिश्नर को बुलाया, मैंने कहा भाई रेड क्यों करते हो? उन्होंने कहा जी सारे व्यापारी चोर हैं, अगर रेड नहीं करेंगे तो ये टैक्स नहीं देंगे। हमने कहा हमारे टाइम में एक भी रेड नहीं होगी। तो सर टैक्स तो नीचे आ जाना चाहिए था। हमारा एक्सपीरियंस ये था, मैंने ट्रेडर एसोसिएशंस को बुलाया और उनको टारगेट दिया। मैंने कहा देखो भाई, मैं अभी नेहरू प्लेस में गया था, उन्होंने कहा जी हर महीने 27 डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर आते हैं पैसे लेने, आपके टाइम में एक भी नहीं आया था। मैंने उनको ट्रेडर एसोसिएशंस को कहा कि आप अपना टारगेट पूरा कर दीजिए, ये आपके मार्केट से इतना टैक्स हमें चाहिए, मैं एक भी इंस्पेक्टर नहीं भेजूंगा, आप अपना खुशी से व्यापार की। माध्यम से ये जाहिर हुआ कि आपके टाइम में भी रेड हुए थे। सर मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। सर पहले क्वेश्चन का तो जवाब दे देने दीजिए, थोड़ा सा शांति रखिए। हमारे टाइम में उनके हिसाब से इसका मतलब टैक्स कम होना चाहिए था। जनवरी से मार्च के बीच में 3 महीने के क्वार्टर में दिल्ली की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। तो एक चीज तो साबित हो गई कि रेड करने से नहीं, जनता पे विश्वास करने से टैक्स ज्यादा इकट्ठा होता है। हमने जनता पे विश्वास किया, 5,666 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। पिछले क्वार्टर में 4,600 करोड़ इकट्ठे हुए थे, अगले क्वार्टर में 3,500 करोड़ इकट्ठे हुए थे। पिछले क्वार्टर से 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा लेके आया था, अगले क्वार्टर से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा लेके आया था। यहां से पैसा आएगा जो आपका प्रश्न था
कि कहाँ से पैसा लाओगे। सर जनता पे यकीन कीजिए, जनता को गले लगा लीजिए, जनता की समस्याओं पे के साथ जुड़ जाइए, जनता आपको इतना पैसा देगी कि दिल्ली को आगे बढ़ाएगी। क्या आप इन 3 बिंदुओं पर अपना पोजीशन जो है उसको स्पष्ट करें। पानी और बिजली पर कांग्रेस कोई सब्सिडी नहीं देगी। दूसरी बात है एडुकेशन, और मेरा मतलब है स्कूल एडुकेशन। दिल्ली की जो सबसे बड़ी एक क्राइसिस इन द मेकिंग है कि यहाँ की डिमांड बढ़ रही है लेकिन क्वालिटी स्कूल एडुकेशन उस गति से नहीं बढ़ रही है। इस विषय पर ना तो कांग्रेस ने, ना बीजेपी ने, ना आम आदमी पार्टी ने अभी तक कुछ कहा है। आपने बहुत अच्छे ये दोनों सवाल पूछे हैं और मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पे एजुकेशन से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे स्कूल्स जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाती हैं और वहाँ पर बिल्डिंग्स जो बनाती हैं वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो कई जगह के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पर क्वालिटी की जहाँ तक बात है वहाँ पर हम लोगों को इस बात की भी गहराई से सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम क्रेडिबल जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उन लोगों को हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जोड़ करके हम लोग उन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर इस्तेमाल हम कर सकें। जब तक कि हम लोग इस दिशा के अंदर हम सोचना नहीं शुरू करेंगे हम गवर्नमेंट स्कूल्स को गवर्नमेंट स्कूल्स की तरह से ही उनका स्तर हम नीचे रखेंगे। और अगर हमें मौका मिलता है और मुझे मौका अगर मिलता है तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कदम इस दिशा के अंदर होगा। दूसरा, जो बिजली और पानी का सब्सिडी की जहाँ तक बात है, मेरी राय ये है कि सब्सिडी दे करके कुछ समय के लिए अपना पीठ थपथपाना एक सही तरीका नहीं हो सकता। जिस वक्त ये बिजली के रिफॉर्म्स, पावर के रिफॉर्म्स हम लोगों ने करे तो जैसे मैंने कहा 54% AT&C एग्रीगेट ऑफ टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेज होते थे। तो उस वक्त हम लोगों ने जब प्राइवेटाइज किया तो सबसे बड़ा हमारी सोच ये थी कि ये प्राइवेट कंपनीज आएंगी, इनकी बिजली की चोरी रोकेंगी और उसकी वजह से यहाँ पे बिजली के रेट्स कम होंगे। तो एक चीज तो हो गई कि 54% से वो घट करके 13% हो गए। 10% टेक्निकल लॉसेज होते हैं जो किसी भी कीमत पे मुंबई जैसी जगह पे भी 8 से 10% होते हैं। तो जब एक चीज हो गई तो दूसरी चीज क्यों नहीं हुई उसके साथ में कि बिजली के रेट यानी एंड यूजर कंज्यूमर को फायदा क्यों नहीं पहुंचा। उसको सब्सिडी के माध्यम से जितनी देर तक हम प्रोलॉन्ग करते जाएंगे एक तरीके से हम लोग प्राइवेट कंपनीज को और हम मजबूत कर रहे हैं और उनको हम एक तरीके से करप्ट और मैल प्रैक्टिसेस के लिए हम लोग उनको उन प्राइवेट कंपनीज को एनकरेज कर रहे हैं। दिल्ली का पर्यावरण, दिल्ली की आबो हवा निश्चित रूप से शानदार होने की जरूरत है और दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा, दिल्ली में बुजुर्गों की सुरक्षा निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हम सबके लिए है। लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये वायदा है, भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम दिल्ली को एक बहुत स्मार्ट सिटी, दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी, दिल्ली के अंदर जिस तरह से हम पूरे विश्व में जाते हैं एक विश्व स्तर की सिटी बना करके लाएंगे। अरविंद जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप पब्लिसिटी स्टंट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या गुड गवर्नेंस में? यदि ऐसा नहीं होता तो आपको वाराणसी जाने की जरूरत नहीं थी और दिल्ली में आप ज़्यादा काम करते तो पार्टी को अच्छा तरीके से संगठित कर सकते थे। सर अगर आपको लगता है वाराणसी में पब्लिसिटी स्टंट के लिए गया था तो सर थोड़ा सा आप यू आर बीइंग अनजस्ट, आप अन्याय कर रहे हैं मेरे खिलाफ, मेरे साथ। पब्लिसिटी करने के तो और बहुत तरीके होते हैं सर। मतलब मैं वाराणसी में जो इतना घिसा, इतनी मेहनत की वो पब्लिसिटी के लिए, वो बस टीवी चैनलों के लिए की थी, वो तो ठीक नहीं। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में था वो ये अच्छा प्रश्न आपने पूछा, ये एक प्रोपेगेंडा है। मैं खुश हूं कि आपने ये प्रश्न पूछा। एक ये मिथ फैलाया जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए वाराणसी गया या प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ी। मैं ये जानना चाहता हूं कि संविधान की कौन सी धारा में लिखा हुआ है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आपको कुर्सी मुख्यमंत्री की छोड़नी पड़ती है। नरेंद्र मोदी जी ने तो नहीं छोड़ी, किसी और ने तो नहीं छोड़ी आज तक। तो पहली चीज तो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी छोड़ी, उस कुर्सी को छोड़ने के अपने कारण थे, वो कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं छोड़ी। दूसरी चीज कि अगर मेरे को मान लीजिए प्रधानमंत्री बनना भी होता तो प्रधानमंत्री तो तभी बनूंगा ना जब लोकसभा में पहुंचूंगा। तो मैं सेफ सीट ढूंढता अपने लिए, पहुंच तो जाऊं कम से कम अंदर, तभी तो प्रधानमंत्री बनूंगा। मैं दीवारों से सर फोड़ने के लिए क्यों बन जाऊंगा?
तो मैं अपने लिए सेफ सीट ढूंढता, नई दिल्ली से लड़ता, दिल्ली की किसी सीट से लड़ लेता, दिल्ली वाले इतना प्यार करते हैं, मैं जीत जाता। मैं वाराणसी लड़ने क्यों गया? तो प्रधानमंत्री बनने तो कम से कम नहीं गया। आप अरविंद केजरीवाल पर ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो अराजक हैं और जनता को कह रहे हैं सावधान उधर मत जाइए। किरण बेदी भी तो उसी जमात से आई हैं, क्या वो अराजक नहीं हैं? वो भी तो उसी अन्ना स्कूल ऑफ थॉट की मेंबर थी और वो भी आंदोलन करती थी और वो धरने पे भी बैठती थी और वो आज आके आपकी मुखौटा बन गई हैं और अरविंद केजरीवाल को आप अराजक बता रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं यादव जी, मुख्यमंत्री रहते हुए गणतंत्र दिवस के दिन क्या किरण बेदी ने ऐसा काम किया? तिरंगे का अपमान करने का अधिकार आप किसी को भी दे देंगे? वह तो वही कर सकता है जो इस देश के तिरंगा से प्रेम नहीं रखता है। और इसलिए हम कह रहे हैं, हमारा आरोप है कि तिरंगा से कोई प्रेम नहीं रखने वाले व्यक्ति का नाम यदि कोई पूछता है तो उसका नाम मैं सहज कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल। इसलिए किरण बेदी के इस तरह के चरित्र को आपने कहीं नहीं देखा होगा। उसने सदैव सैल्यूट किया है। इसी जनपद के परेड पर उन्होंने पुलिस की, दिल्ली पुलिस की कमानी संभाली थी, कमान संभाला था, सैल्यूट दिया था। ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है कि सोशल मीडिया ने बड़ा रोल किया। राहुल गांधी का सोशल मीडिया का अकाउंट क्यों नहीं है? क्यों आपका शीर्ष नेतृत्व बचता फिर रहा है? छुट्टी पर क्यों है? हर राजनीतिक पार्टी में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होता है। हर राजनीतिक पार्टी में लोगों के अपने एम्बिशंस होते हैं, लीडर्स के एम्बिशंस होते हैं। लगातार एक कन्फ्लिक्ट का माहौल होता है। कोई ऐसा आसान तरीका नहीं होता जिसमें हर व्यक्ति अपनी अपनी बात आगे कहता है, हर व्यक्ति परफॉर्म करना चाहता है, लोगों के लिए काम करना चाहता है। अगर किसी नेतृत्व में ने हमें मौका दिया, मैं कहता हूं मैं ऑनेस्ट हूं। अगर मैं ऑनेस्ट इसलिए हूं क्योंकि मुझे मेरे नेतृत्व ने मौका दिया, तो मैं क्यों नहीं इस बात को मैं मानूं। जहां तक कि ट्विटर अकाउंट की बात है, वो इसलिए राहुल जी का ट्विटर अकाउंट नहीं है क्योंकि राहुल जी इस बात पे विश्वास नहीं करते कि उनका ट्विटर अकाउंट, ट्विटर हैंडल कोई और चलाए। हमारे बहुत सारे नेता, यहां तक एक मिनट सुन लीजिए, बहुत सारे नेता इस बात को अपना ट्विटर अकाउंट, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी, उनका ट्विटर अकाउंट को के बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिहाफ पे लिख करके वो करते हैं। राहुल जी इस बात को विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं कि मेरा अगर अकाउंट होगा तो मैं खुद जब चलाऊंगा और जब मुझे लगेगा कि मैं खुद, मेरे को अकाउंट की जरूरत है, मैं खुद उसके ऊपर इतना समय देके अपना मैं लिख सकता हूं, मैं ट्विटर और फेसबुक दोनों पे आऊंगा। तो हम लोगों को इससे ज्यादा, अब जब पार्टी का एज स्पोक्स पर्सन, एज कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड, जब मैं अपनी बात और राहुल जी की बात करता हूं, मेरी समझ से लोगों को इससे संतुष्ट होना चाहिए। आप स्वघोषित अराजक हैं, ये आपने कहा भी था कि मैं एनार्किस्ट हूं। अगर दिल्ली की जनता, एक बात मान लीजिए कि अगर वो आपको इस बार चुन लेती है, तो अराजक होने की आपकी सीमा क्या होगी इस बार? सर, उसको आप लोग बड़ा लिटरली, गांधी जी ने भी कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जब तक रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक एक आम आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग आज इस व्यवस्था को चूस के और अपना फायदा पहुंचा रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों के लिए मैं अराजक हूं। लेकिन जिन लोगों को 49 दिन का फायदा मिला, बिना रिश्वत के उनके काम होने लगे, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई क्योंकि सस्ती हो गई सारी चीजें, उनके लिए मैं अराजक नहीं हूं सर। जिस जनता ने आपको वोट दिया था लोकसभा चुनाव में, उसी जनता पर आपको एतबार नहीं रहा कि वो तथाकथित अराजक तत्वों को ठिकाने लगा सकें, कि आपको अपनी पूरी कैबिनेट को उतारना पड़ रहा है, आपको इस तरह का प्रचार करना पड़ रहा है। उस जनता पे एतबार नहीं रहा आपको? किसने कहा जनता पे भरोसा है और जनता को आगाह करना है? क्या कैबिनेट, अब अमित शाह जी, एक चुनाव हो रहा है दिल्ली में, तो अमित शाह जी झारखंड में भी जाते थे, महाराष्ट्र में भी बैठकर, अब दिल्ली में आपको दिख रहा है अमित शाह जी का स्वभाव है, वो रणनीति के चाणक्य हैं। वो चुनाव जीतने में विश्वास रखते हैं, जनता को जगाने में विश्वास रखते हैं, और इसलिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने यहां पर कमान संभाली है और अपने सारे लोगों को जी, उन्होंने सभी को कहा है, अगर उड़िया का कोई है तो भैया उड़िया में लग जाओ, कोई बंगाल का है तो बंगाल में लग जाओ, कोई बिहार का है तो बिहार में। और इसलिए हम चुनौती मानते हैं चुनाव को, और चुनौती में कल होके मान लीजिए हम कुछ रह जाए, नंबर 1 ही रह जाए, आप क्या कहेंगे? उस सवाल के लिए भी हम जवाब तैयार हैं। इसलिए हम ऐसी परिस्थिति नहीं आने जाते हैं। दूसरा, मैंने पहले शब्द से कहा है कि अराजक तत्व को राजनीति में नहीं रहना चाहिए, इसकी भी कोशिश हमारी है।
और स्पष्ट बहुमत की ओर 2/3 से भी आगे जाने की कोशिश है। आपकी पार्टी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, मैं 2013 की बात कर रहा हूं, कि अगर आप सत्ता में आ गए तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए एक प्रोसीजर होता है, और इन 49 दिन में ना तो आपने विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करके भिजवाया, और ना आपके पास 2/3 बहुमत है लोकसभा और राज्यसभा में, जो पूर्ण राज्य के लिए आवश्यक है। आपके पास केवल 4 MP हैं, वो भी लोकसभा में, और राज्यसभा में कोई नहीं है। तो इस स्थिति में पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि संविधान सभा ने जब इस मुद्दे पर डिस्कशन किया था, तो जितनी दुनिया के फेडरल कंट्रीज हैं उन सबकी राजधानियों का स्टडी किया था। उसमें USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तीनों शामिल थे। आज की तारीख में दुनिया का कोई फेडरल कंट्री ऐसा नहीं है जिसका अपनी राजधानी पर टोटल कंट्रोल ना हो, और आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो और सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली की किराएदार हो जाए, जो संभव ही नहीं हो सकता। तो आप अपने 4 MPओं से 2/3 बहुमत लोकसभा में कैसे लाएंगे और कैसे बहुमत पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे? मैं इस पर आपकी 2 अहम पहलू यहाँ पर शर्मा जी ने उठाए हैं। सर, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, करना तो केंद्र की सरकार को है, पर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी, उसके लिए संघर्ष करेंगे, यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजेंगे, और बीजेपी ने तो बोला है कि वो पूर्ण सरकार का दर्जा देंगे। तो आपको लगता है उन पे विश्वास नहीं है बीजेपी वालों पे? वो हम उनसे कराएंगे ना, उनके वादे भी पूरे कराएंगे हम उनसे, संघर्ष कर करके। जो वो U-टर्न सरकार बन गई है, हर वादे से पलटती है, तो उन पे दबाव डाल के उनके वादे भी पूरे कराएंगे सर। ये जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, इसका स्टेटस बड़ा अजीब सा है। ना तो ये यूनियन टेरिटरी है, ना ये फुल फ्लेज स्टेट है, और अक्सर इस बात को प्रॉब्लम से बचने के लिए ये साइड भी किया जाता है कि ये हमारा हैंडीकैप है। अब लगता है सभी इससे भाग रहे हैं। क्या आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि स्टेटहुड देने का कोई फायदा नहीं है? अगर ऐसा है तो क्यों ना इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए? करोड़ों रुपए का जो खर्चा हो रहा है इलेक्शन से, यही बच जाएगा। यूनियन टेरिटरी तो ये ऑलरेडी है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239। तो फिर विधानसभा क्यों है? पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल ठीक चल रही थी। एक मिनट 239A आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डाल करके इसको असेंबली स्टेटस इसको दिया गया लिमिटेड पावर्स के साथ में, जिसमें 3 चीजें, पुलिस, लॉ एंड पब्लिक ऑर्डर, 3 जो है जो स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं उनको उनके अलावा बाकी सब के सब 239AA में किया गया। कैबिनेट के अंदर मेरा ये मानना है कि कभी भी जब भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट रहेगा दूसरी और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जिन पॉलिटिकल पार्टीज का दिल्ली में कोई से नहीं है, दिल्ली के अंदर जिनका कोई स्टेक नहीं है, जब तक कि ऐसी स्थिति रहेगी, जब तक कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट कैपिटल बनना ये मुश्किल है। मेरे कभी भी ये कोशिश नहीं रही है कि मैं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए चांद सितारे, लाल किला, कुतुब मीनार सब प्रॉमिस कर दूं। हम लोगों को प्रैक्टिकल होना चाहिए। दिल्ली का सामाजिक विकास, दिल्ली का नैसर्गिक विकास, दिल्ली का भौगोलिक विकास, दिल्ली का सांस्कृतिक विकास जो नहीं हुआ आज तक, उस दिशा में हमने कोशिश करने का प्रयत्न करके कि यह सरकार आएगी जो केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर उसकी अनुकूलता वाली सरकार बनती है, जिसमें डेमोक्रेटिक में हमारा राइट है, लोकतंत्र में, कि हम कोशिश करके सरकार बनाएं, जनता के समर्थन से बनाएं, इसलिए इसके नैसर्गिक विकास के लिए भारत की राजधानी और अच्छे हो, जैसे लोग अन्य राष्ट्रों के राजधानी के बारे में कल्पना करते हैं, यहां के व्यक्तियों का विकास हो, यह सब कोशिश करने की है। एक दूसरा पक्ष भी है। आप स्वघोषित अराजक हैं, ये आपने कहा भी था कि मैं एनार्किस्ट हूं। अगर दिल्ली की जनता, एक बात मान लीजिए कि अगर वो आपको इस बार चुन लेती है, तो अराजक होने की आपकी सीमा क्या होगी इस बार? सर, उसको आप लोग बड़ा लिटरली, गांधी जी ने भी कहा था कि मैं एनार्किस्ट हूं। आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जब तक रिप्लेस नहीं किया जाएगा, उस व्यवस्था को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक एक आम आदमी को मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग आज इस व्यवस्था को चूस के और अपना फायदा पहुंचा रहे हैं, उन लोगों की जिंदगियों के लिए मैं अराजक हूं। लेकिन जिन लोगों को 49 दिन का फायदा मिला, बिना रिश्वत के उनके काम होने लगे, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशहाली आई क्योंकि सस्ती हो गई सारी चीजें,
उनके लिए मैं अराजक नहीं हूं सर। जिस जनता ने आपको वोट दिया था लोकसभा चुनाव में, उसी जनता पर आपको एतबार नहीं रहा कि वो तथाकथित अराजक तत्वों को ठिकाने लगा सकें, कि आपको अपनी पूरी कैबिनेट को उतारना पड़ रहा है, आपको इस तरह का प्रचार करना पड़ रहा है, उस जनता पे एतबार नहीं रहा आपको? किसने कहा जनता पे भरोसा है और जनता को आगाह करना है? क्या कैबिनेट, अब अमित शाह जी, एक चुनाव हो रहा है दिल्ली में, तो अमित शाह जी झारखंड में भी जाते थे, महाराष्ट्र में भी बैठकर, अब दिल्ली में आपको दिख रहा है अमित शाह जी का स्वभाव है, वो रणनीति के चाणक्य हैं, वो चुनाव जीतने में विश्वास रखते हैं, जनता को जगाने में विश्वास रखते हैं, और इसलिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने यहां पर कमान संभाली है और अपने सारे लोगों को जी उन्होंने सभी को कहा है, अगर उड़िया का कोई है तो भैया उड़िया में लग जाओ, कोई बंगाल का है तो बंगाल में लग जाओ, कोई बिहार का है तो बिहार में। और इसलिए हम चुनौती मानते हैं चुनाव को, और चुनौती में कल होके मान लीजिए हम कुछ रह जाए, नंबर 1 ही रह जाए, आप क्या कहेंगे? उस सवाल के लिए भी हम जवाब तैयार हैं। इसलिए हम ऐसी परिस्थिति नहीं आने जाते हैं। दूसरा, मैंने पहले शब्द से कहा है कि अराजक तत्व को राजनीति में नहीं रहना चाहिए, इसकी भी कोशिश हमारी है, और स्पष्ट बहुमत की ओर 2/3 से भी आगे जाने की कोशिश है। आपने कहा कि आपने नियम बदले हैं, आपने कहा कि आपने नई शुरुआत की है, आपने कहा कि आप साम दाम दंड भेद नहीं लगाएंगे, लेकिन आप ये जो सब करना चाहते हैं, आप पुराने लोगों के साथ ही मिलकर करना चाहते हैं। मेरा इशारा है, आप देखिए रामनिवास गोयल, राघवेंद्र शौकीन, नरेश बालियान, शरद चौहान, उम्मीदवार हैं ये सब आपके, पर आपके उम्मीदवार नहीं हैं, ये बीजेपी से आए हुए इंपोर्टेड उम्मीदवार हैं। सही राम बीएसपी से आए हुए हैं, करतार सिंह तोमर कांग्रेस से। तो आप मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं वैसे ही हैं, आप उन्हीं में रहिए। आप ये जो अपने आप को अलग दिखाने की और साहब हम तो चमत्कार करेंगे और हमने नियम बदले हैं, मेरे ख्याल से ये जो आप दावा करते हैं वो थोड़ा सा भाव आप सही लगाते नहीं हैं, जरूरत से ज्यादा आप भाव लगा रहे हैं। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था। आपने खुद अपने ओपनिंग में आपने कहा कि हमने नियम बदले हैं। उन्होंने कहा था ओपनिंग स्टेटमेंट की आम आदमी पार्टी ने कुछ किया हो या ना किया हो, भारत की राजनीति के नियम तो बदले हैं। मैंने उन्हीं की बात को उठाया था। अच्छा, आपने भी कहा पर ये? हाँ, मैंने भी कहा था जी, वही सर। हम लोगों ने जब पार्टी बनाई थी 2 अक्टूबर 2012 को, पार्टी बनने के पहले 2 महीने पहले जब हमने ऐलान किया था कि पार्टी बनेगी, उसी टाइम हमने कहा था कि दूसरी पार्टियों के अंदर भी कुछ अच्छे लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही कुंठित महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। उन सब अच्छे लोगों का हम स्वागत करेंगे। आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के आ जाइए। जब भी हम दूसरी पार्टी के लोगों को लेते हैं तो 3 लेवल पे लेते हैं सर। एक तो है टिकट के लिए, एक है पार्टी में कोई पोजीशन के लिए, एक है कोई कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तो सबका स्वागत है, कोई भी आ जाए, उसमें हम कोई चेकिंग वेकिंग नहीं करते। सारे कार्यकर्ताओं का, सब लोगों का स्वागत है। हम चाहते हैं देश के 120 करोड़ लोग जुड़े। क्या आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की अराजकता का जवाब किरण बेदी है? देखिए, सवाल ये है कि निश्चित रूप से आपके सवाल में ही जवाब का कुछ पुट आया हुआ है। दिल्ली में जिस प्रकार की अराजकता है, दिल्ली में जिस प्रकार से प्रश्नों को खड़ा किया जा रहा है, दिल्ली में जिस प्रकार से एक कैमोफ्लेज हर चीज में किया जा रहा है, और उस कैमोफ्लेज के कारण दिल्ली में कई बार तो लोग होते हैं अपनी बॉडी से, अपनी भाषा से सच को भी सच नहीं कह पाते। लेकिन एक शख्सियत है जो पूरी तरह से 100% झूठ को अपनी भाषा, अपना अटायर, अपनी शैली, अपने भाव भंगिमा से वो 100% सफेद झूठ को सही कहने की जो कला है, वो कला निश्चित रूप से केजरीवाल साहब में है। और इसलिए इस रणनीति के कारण से सवाल मेरा यही था कि किरण बेदी उनका मैच है उसी अराजकता में। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस अन्ना के आंदोलन से ये पार्टी का जन्म हुआ, और अन्ना का आंदोलन एक भ्रष्टाचार को लेकर के, स्वराज को लेकर के, लोकपाल को लेकर के, जिन लोगों ने मिलकर के साथ साथ काम किया था, उसमें जो लोग साथ काम कर रहे थे, कुछ लोग तो राजनीतिक एक पार्टी उन्होंने बना ली, और कुछ लोग अभी बाकी थे। लेकिन जिन लोगों को लगता था कि समकक्ष उनके वो उस प्रकार की शख्सियत रखते हैं, तो निश्चित रूप से बराबरी का जवाब सबको देने की जरूरत है, और आज की रणनीति में इसकी आवश्यकता है। अभी तक आपने सवाल का जवाब नहीं दिया है कि आपकी टक्कर किससे है। भारतीय जनता पार्टी से है,
या आम आदमी पार्टी से है। एक थीसिस चल रही है चुनाव में, जिससे मोटे तौर पर सभी राजनीतिक समीक्षक मुझे सहमत लगते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत तो नहीं सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जिता जरूर सकती है। चुनाव में हमारा मुकाबला किससे है? जैसे मैंने कहा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मुख्य मुकाबला हमारा बीजेपी से है, क्योंकि दिल्ली के अंदर ट्रेडिशनली कांग्रेस और बीजेपी पार्टी दोनों रही हैं। दिल्ली कैंट का अगर चुनाव का नतीजा अगर कोई किसी मूड को रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर 60,000 के करीब वोटर्स हैं और सिविलियन वोटर्स ज्यादातर हैं, तो वो अपने आप इस बात की ओर इंगित करता है कि कड़ा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। पिछली बार आपको बहुत ही क्लियर मैंडेट मिला था कि आप अपोजिशन में बैठेंगे, और डेमोक्रेसी में अपोजिशन का रोल रूलिंग पार्टी से ज़्यादा होता है। और आपने चूंकि दावा किया था कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, तो आप पर लगाम हाथ में देकर जनता ने भेजा था। तो क्या आप में सत्ता की लालच ने आपको उन्हीं के साथ सरकार बनाने को मजबूर किया जिनको आप गरियाते रहे थे, या आपके अज्ञानवश ये काम हुआ, या मूर्खतावश कार्य हुआ? शुक्रवार का दिन था, दोपहर का टाइम था, एलजी साहब का फोन आया। एलजी साहब ने कहा कि सरकार कैसे बने दिल्ली में, इसके लिए आपसे चर्चा करनी है, आप आ जाइए। तुरंत लंच के टाइम हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग बुलाई। हमने लेटर भी ड्राफ्ट कर लिया। हमारे पास बहुमत नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, और वो लेटर लेके अगले दिन मुझे एलजी साहब से मिलना था। कांग्रेस ने एक तुरुप का पत्ता फेंका। उन्होंने एलजी साहब को जाके तुरंत एक चिट्ठी दे दी कि भाई हम लोग बिना शर्त आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। और सारे टीवी चैनलों में चलने लग गया, आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आम आदमी पार्टी ने अनर्गल वादे किए थे, बिजली के दाम आधे करने का वादा किया था, पानी मुफ्त करने का हो नहीं सकते वादे, इसलिए अब ये लोग भाग रहे हैं। दे आर इर्रेस्पॉन्सिबल पीपल। और कई लोगों के फोन आने लगे कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगले दिन मैंने एलजी साहब को जाके कहा, मैंने कहा एलजी साहब हमें जनता से पूछने का थोड़ा मौका दीजिए। 282 सभाएं की सर पूरी दिल्ली के अंदर। हमें पूरी उम्मीद ये थी फ्रैंकली कि जनता ये कहेगी कांग्रेस के साथ बिल्कुल समर्थन मत लो। और ये सारा मीडिया हमारे पीछे पीछे घूम रहा था, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में बैठ के जनता से पूछा था। पूरी दिल्ली के अंदर 282 सभाएं हुई, पूरे मीडिया ग्लेयर में हुई। 282 में से 257 सभाओं में इतनी भीड़ आती थी उन दिनों में, लोगों ने ओवरवेलमिंगली कहा कि आप जब तक ये समर्थन देते हैं ले लीजिए, आप सरकार चलाइए। मेरा आपके माध्यम से फिर जनता से और लोगों से ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है उस चीज को, वो लाइन ये है कि हम लोग किसी भी कीमत के ऊपर आम आदमी पार्टी को ना तो सपोर्ट करेंगे ना उनका सपोर्ट लेंगे। पर उससे वो गलती हुई जो उनको सपोर्ट किया पिछली बार? नहीं, गलती नहीं। हम लोगों ने तो उस वक्त उनको सपोर्ट किया, जैसे आप खुद कह रहे हैं, आपने बात सही बोली कि हम कह रहे थे कि आपने तो ये कहा था कि हम बिजली की कीमतें ऐसे कर देंगे, रोज जन दरबार लगाएंगे, सबको हम परमानेंट कर देंगे, हम दिल्ली के अंदर पता नहीं चांद सितारे क्या क्या तोड़ के ला देंगे। तो 49 दिन के अंदर वो केवल धरना करते हुए नजर आए। अभी भी जो है, जो बाकी सारी की सारी चीजें जो उनको डॉक्यूमेंट्स और जो आरोप प्रत्यारोप अभी भी वो लगा रहे हैं, वो उस वक्त उनके हाथ में नहीं आई। तो इसका मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आता, उनको मालूम नहीं है कि किस तरीके से, अगर उनकी निष्ठा भी ठीक है तो उस निष्ठा को किस तरीके से पूरा करके जनता के लिए डिलीवर कर सके, वो लोग नहीं कर सकते हैं। इससे यही साबित होता है। प्रभात जी, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा कि हम 2/3 बहुमत से ये चुनाव जीतेंगे। ये 2/3 बहुमत से चुनाव आप तभी जीत सकते हैं जब दिल्ली की जनता केजरीवाल की 49 दिन की सरकार को खारिज कर दे और मोदी की 8 महीने की सरकार को सर आंखों पर रखे। तो क्या आप मानते हैं कि जो भी चुनावी नतीजे आएंगे वो मोदी सरकार के पिछले 8 साल के कार्यकाल पर, 8 महीने के कार्यकाल पर जनता का रेफरेंडम होगा? देखिए, आपने महाराष्ट्र में भी यही बात हुई थी, हरियाणा में भी यही बात हुई। हम पर किसी ने यह विश्वास नहीं किया था कि हम 4 से 47 हरियाणा में होंगे, हम 50 से कम थे महाराष्ट्र में 123 हो जाएंगे। कोई कल्पना कर रहा था? जब शिवसेना से हमारा संबंध थोड़ा सी नाराजगी की हुई तो लोगों ने कहा ये तो गई पार्टी। देखिए, इंतजार कीजिए, ये रेफरेंडम किस पर होगा? ये होगा कि दिल्ली के साथ केंद्र जुड़ रहा है, ये रेफरेंडम होगा कि दिल्ली का विकास है। ये इसका रेफरेंडम कहीं नहीं हुआ कि हमको विश्वास कर दिया किसी ने, या 8 महीने पर मुहर। 8 महीने मुहर पर तो जनता मुहर लगा रही है जगह जगह। एक राज्य में नहीं, 2 राज्य में नहीं, 3 राज्य में नहीं, 4थे राज्य में भी लगा दिया है। 14 महीनों में दूसरी बार दिल्ली चुनावों की तरफ बढ़ रही है। इस मौके पर एबीपी न्यूज हर पार्टी को
अपना घोषणा पत्र पेश करने का मंच दे रहा है। पेश है घोषणा पत्र।